तो दिस इज बेसिकली ए टॉपिक ऑफ आईआईटी जेई, लेकिन कहीं कहीं सिलेबस में मेंशन्ड है, ठीक है, आईपी मैट के स्पेशली, तो मैं इसको करा रहा हूँ। ठीक है, सेलेक्टेड पोर्शन ही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लायक इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चंस निकल जाएं बस, ठीक है, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले कोई स्ट्रेट लाइन लेते हैं, ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रेट लाइन है, जैसे सब धरती पे लोग पैदा होते हैं ना, उनका कुछ नाम रख दिया जाता है, वैसे ये लाइन है। अब लाइन ये भी है, लाइन ये भी है, तो ये लाइन को कुछ स्पेशली आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, लीनियर इक्वेशन में हम इसका इक्वेशन लिखते हैं ना, जैसे मैं बोलता हूँ 2x + 3y = 5, तो वो एक लीनियर इक्वेशन तरीके से लाइन हो गया। समझ आया क्या? हाँ सर। ठीक है, ये समझ आ गया ना। वैसे ही हम लाइन को नेमिंग करेंगे भी, ध्यान से देखना। तो अगर 3D, पहली बात तो हम, मैंने जो लाइन बनाया है ये 2D स्पेस में है, मतलब तुम्हारा स्क्रीन बेसिकली एक 2D थिंग है, समझ आ रहा है, तुम्हारा स्क्रीन एक 2D ऑब्जेक्ट है। तो उस पे मैंने लाइन बनाया। कभी कभी लाइन जो होता है ना 3D में भी बन जाता है। 3D मतलब समझ रहे हो, जैसे कि हवा में, मान लो रूम के अंदर एक लाइन है, समझ आ रहा है, जैसे जैसे तुम्हारे पर्दा लटका हुआ है ना, वो एक पोल है, वो हवा में एक लाइन है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर मैं उसको हाँ टेढ़ा मेढ़ा कर दूं तो वो भी एक लाइन ही है। समझ आया सबको? मेरे हिसाब से आ रहा होगा। तो दिस लाइन कैन बी गिवन टू डायरेक्शन। सब लाइन का क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, जैसे लाइन है तो लाइन को मैंने एक डायरेक्शन दे दिया, तो समझ आ रहा है सबको? तो ये लाइन का एक डायरेक्शन है, और अगर मैंने लाइन का एक पर्टिकुलर लेंथ काट दिया तो एक फिक्स्ड लेंथ का लाइन सेगमेंट हो गया जिसका एक डायरेक्शन है। ये समझ आया? ठीक है, इसको डायरेक्टेड लाइन बोलते हैं, मतलब इधर की तरफ डायरेक्टेड लाइन है। टर्म्स को हम याद नहीं करेंगे, मुझे बेसिक समझाना है इसलिए मैं बता रहा हूँ ये सब। तो ये लाइन है जिसका एक डायरेक्शन है, ये लाइन है जिसका इधर डायरेक्शन है, और मैंने यहाँ पे एक छोटा सा टुकड़ा लिया है उसका लेंथ निकालने के लिए, तो ये एक लाइन सेगमेंट हो गया जिसका एक डायरेक्शन है। समझ आया? तो इसको डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बोलेंगे। ये सब हमारे काम का नहीं है, बस बेसिक समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन शुरू कर देता ना रैंडमली तो फील नहीं आती। सबको समझ आ रहा है? यहाँ तक आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, यही मैंने लाइन यहाँ पे, ये लाइंस एनसीईआरटी से लिए मैंने। तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, वैल्यू। जैसे लाइन की लेंथ है होगी ना, मान लो 10 मीटर का लाइन है, अब 10 मीटर का लाइन यहाँ पे भी 10 मीटर का हो सकता है, यहाँ पे भी 10 मीटर का हो सकता है, और हवा में भी तो 10 मीटर का लाइन हो सकता है। तो उसका इक्वेशन कैसे कैसे लिखेंगे हम देखेंगे आगे। समझ आ रहा होगा सबको? ठीक है, आगे देखो। अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो कोई भी लाइन होती है ना, लाइन सेगमेंट के लिए हमें दो चीजें पता होनी चाहिए, वो उसका लेंथ कितना है और वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। सबको समझ आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये पढ़ लो, क्वांटिटी दैट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। तो वेक्टर हम पढ़ रहे हैं, वेक्टर क्या होता है वो मैंने वहाँ डेफिनेशन लिख दिया है। कोई भी ऐसी चीज जिसका कोई मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, जैसे कि स्पीड तुम लोग पढ़ते हो टाइम स्पीड डिस्टेंस में, तो मैं वहां पे v यूज करता था, याद होगा, वेलोसिटी मैं v यूज करता हूँ ना, किस वजह से v यूज करता हूँ, क्योंकि मेरा 5 और s मैच करता है। तो वेलोसिटी क्या होता है कि मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मान लो मेरी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो अभी मैं क्लियरली नहीं, अगर मैं बोलूँ कि मैं 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा हूँ, तो मैं दौड़ रहा हूँ ये तो तुम्हें पता चल रहा है, मेरी वैल्यू तुम्हें पता है मैं किस स्पीड से दौड़ रहा हूँ, लेकिन किधर की तरफ दौड़ रहा हूँ वो भी अगर क्लैरिटी मिल जाए तो बेटर रहेगा ना, कि मैं नॉर्थ साइड में दौड़ रहा हूँ 5 मीटर पर सेकंड से। तो कोई भी चीज को अगर मैं डायरेक्शन दे दूं तो वो हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी, नहीं तो वो स्केलर क्वांटिटी होता है अगर सिर्फ यूनिट होता है तो। सात्विक समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो मैंने तो उस जो स्पीड, जिस स्पीड का डायरेक्शन होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। समझ आ गया? वैसे मैं बोलता हूँ कि मैंने ना मैंने 1000 किलोमीटर साइकिलिंग करी, तो मैं 1000 किलोमीटर साइकिलिंग करी, वो तो फील आता है, लेकिन अब मैं डायरेक्शन अगर स्पेसिफाई कर दूं तो ज्यादा फील आएगा ना, कि मैंने नॉर्थ साइड में 1000 मीटर साइकिलिंग करी है। तो इसी डिस्टेंस को हम लोग फिर क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस विद अ डायरेक्शन। तो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए एक एरो बनाते हैं। समझ आ रहा होगा सबको? सब लोग चैट में एक बार लिख दो, बेसिक सा बता रहा हूँ। ठीक है, जिस चीज में हम डायरेक्शन लगा दें तो वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, नहीं तो स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस का वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। स्पीड का वेक्टर क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी। टाइम का वेक्टर क्वांटिटी कुछ नहीं होता है ना, समय में मैं ऐसे समय का कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता, वो स्केलर क्वांटिटी है। वजन का कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता कि मैंने 10 किलो वजन नापा है नॉर्थ साइड। समझ रहे हो सब लोग? फील आ रही है कि इसके ये वजन और टाइम, ये सब चीजें क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी ही होती है। तो मैंने वो भी स्लाइड बना रखा है कुछ एग्जांपल्स का। आगे बढ़ते हैं।
इसको डिनोट कैसे करते हैं वो भी हम देखते हैं। जैसे कि मैं ए से पॉइंट शुरू कर रहा हूँ बी तक, तो ए बी वेक्टर होगा, उसके ऊपर एरो लगाएंगे। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे शो करते हैं, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग मॉड लगा के शो करते हैं। मतलब अगर ऐसा लिखा है मतलब हम इसकी वैल्यू की बात कर रहे हैं, लेंथ की बात कर रहे हैं। और अगर सिर्फ ऐसा लिखा है तो हम वेक्टर की बात कर रहे हैं। समझ आ गया? तो दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर एंड दिस इज द वेक्टर इटसेल्फ। समझ आ रहा होगा? तो यहाँ पे एरो आएगा भी एनिमेशन में, ठीक है। तो ए वेक्टर भी बोलते हैं और ए बी वेक्टर भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये 3D मैंने प्लेन बना रखा था, बहुत लोगों को 3D प्लेन फील नहीं आता। तो जैसे तुम्हारा कमरा है, तो एक दीवार है, ये दूसरा दीवार है और ये जमीन है। तो ये हवा में पॉइंट है, तो हवा में पॉइंट है तो ओरिजिन है। समझ आ रहा है? तो ओरिजिन से मान लो ये, इसको बोलते हैं एक्स डायरेक्शन, मान लो इसको बोलते हैं वाई डायरेक्शन। और जो हम लोग स्क्रीन पे मैं नहीं बना पाता हूँ, तो ये हवा में रहता है। समझ लो, जैसे मैंने एक्स वाई बना दिया, तो ये जो बनाता हूँ ना, ये बेसिकली स्क्रीन के परपेंडिकुलर है हवा में। समझ आ रहा है? जैसे रूम होता है ना, तो ये मान लो तुम्हारे घर के सामने वाला वॉल है और ये इधर साइड वाला वॉल है, तो तीनों एंगल ना 90 डिग्री होते हैं आपस में। समझ आ रहा है सबको? तो मैं बनाऊंगा ऐसे, लेकिन वो होगा परपेंडिकुलर, क्योंकि मैं परपेंडिकुलर स्क्रीन में बना नहीं सकता ना। समझ आ रहा है सबको? ठीक है। चलो, तो जैसे ये पॉइंट है, तो इस हम लोग आज तक एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पढ़ते थे ना, अब हम जेड कोऑर्डिनेट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो एक्स इधर की तरफ गया हुआ है, ये वाई इधर की तरफ, सॉरी वाई ऊपर है, वाई इधर की तरफ गया हुआ हाइट, और इधर में निकला हुआ है जेड तक। मतलब यहाँ तक देखो, जेड इतना है, एक्स इतना है इसका, और वाई इतना है। समझ आ गया सबको? तो प्रॉपरली मेरा पॉइंट निकल जाएगा। अब ये 4D और 5D भी तुमने सुना होगा ये प्ले स्टेशन में। तो बेसिकली आवाज डाल देते हैं तो बोलते हैं 5D है, 7D भी, 9D, सब पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो 7D में बोलते हैं तुम्हें कोई छुएगा भी। देखा है कभी, गए हो? वो सब चीजें हमें नहीं पढ़ना। हाँ सर। हाँ, तो 7D 8D 9D वो सब ये होता है बकवास। वो ज्यादा डी देख के लोग टिकट ले लेंगे, इसलिए कायदे से हम 3D ही होता है। ठीक है, जो मूवी में तुम फील भी करते हो कि स्क्रीन से निकलती हुई आ रही है तुम्हारे ऊपर। RRR मूवी में अगर कोई देखा होगा, मैंने नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं। तो वेक्टर ओपी, तो ओपी मतलब ओ से लेके पी तक हम उसको बनाएंगे कैसा, ओपी वेक्टर, ओ से लेके पी तक ये तीर बना हुआ है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, वही मैंने बोला ना, पोजीशन इसका स्पेसिफाई करेगा कि ये एक्स वाई जेड कॉमा, उसका पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, बस इसको बनाते हैं ऐसे करके ओपी वेक्टर। बस इतना बना, डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं, कि अचानक से अगर मैं सीधे क्वेश्चन शुरू कर देता तो तुम पूछते ये क्या चीज है। इसलिए मैंने पहले ये सब डेफिनेशन डाल रखे हैं पीपीटी के अंदर। और इसकी वैल्यू, अब ये लेंथ कैसे निकालेंगे वो मैं तुम्हें डिराइव करके बताता हूँ। देखो ध्यान से, 2D में अगर मैं बोलता हूँ कि कोई लाइन इधर की तरफ 4 पे है पॉइंट, और इधर की तरफ 3 पे है, तो पॉइंट यहाँ पे होगा, यस और नो, 3,4। तो इसका लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग, याद करो, पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे ना, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। इसको फील कर पा रहे हो साथ में? 3 स्क्वायर प्लस हाँ 4, सर। पाइथागोरस थ्योरम। वैसे जब 3D में होता है ना, तो तीनों का स्क्वायर आ जाता है। समझ आ गया? 3D में होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जैसे कि मान लो इधर की तरफ ये, इधर एक्स एक्स एक्सिस में मान लो 5 है, वाई एक्सिस में मान लो 2 है, और जेड एक्सिस में मान लो ये इधर की तरफ कितना गया हुआ है, 4। तो इस पॉइंट की दूरी, इस पॉइंट से ओरिजिन मतलब रूम के कोने से इस पॉइंट की दूरी कितनी होगी, √4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा इस पॉइंट का कमरे के ओरिजिन से। समझ आ गया सबको? यस सर। ठीक है। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0,0,0। जैसे 2D में 0,0 होता है ना, वैसे वहां पे 3 0 आ जाते हैं। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। लिखना मत, मैं पीपीटी भेज दूंगा, PDF। आगे बढ़ते हैं। आप पोजीशन वेक्टर को, हम लोग डिनोट पोजीशन वेक्टर समझ गए होंगे। किसी भी पॉइंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं बोलूंगा जैसे ओ से पी तक ओपी वेक्टर। ठीक है, जैसे ओ ए वेक्टर है, ये ओ बी वेक्टर है, और ये ओ सी वेक्टर है। इसी को शॉर्ट में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी डिनोट करते हैं। बस ये डिनोशन है, बस ये तुम्हें ध्यान रखना है। ये मत पूछना ऐसा क्यों है, बस है। जैसे ट्राइंगल के अंदर ज्योमेट्री में ए बी साइड होता है ना, ABC। तो जब ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा ना, तो इस साइड को हम लोग, जैसे इस एंगल को ए बोलते हैं, तो इसके सामने वाले साइड को स्मॉल ए बोलते हैं। इस एंगल को बी बोलते हैं, तो सामने वाले साइड को स्मॉल बी बोलते हैं। ऐसा नोटेशन यूज करा जा रहा है बहुत सालों से, इसलिए हम भी ऐसा ही करेंगे। समझ आ गया? तो सी एंगल के सामने वाले को सी बोलेंगे, मतलब AB साइड है तो साइड का लेंथ सी बोलेंगे। आ रहा है समझ? वैसे यहाँ पे ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ये नामकरण कर रहा हूँ बस। सबको समझ आ रहा है? कुछ भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। चलो, हमारे। प्रॉपर्टी, हाँ प्रॉपर्टीज आएंगी आगे, वहां पे थोड़ा सा स्ट्रेस लगेगा तुम्हें, मैं समझाऊंगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैंने ऐसे लिख रखा है, ठीक है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये लाइन है ना, ये किसी एंगल पे है, ये लाइन भी किसी एंगल पे है, और ये लाइन भी किसी एंगल पे है। ध्यान से सुनना। जैसे मैं लास्ट स्लाइड पे जाता हूँ,
तो अगर मैं इस लाइन को नोटिस करूँ, ये लाइन है बेसिकली, तो ये एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है। मतलब तीनों साइड से उस लाइन का कुछ ना कुछ एंगल होता है। ये फील कर पा रहे हो सब लोग? यस सर। है तो फील कर ही पा रहे हो क्या, है ना? तो उसको ना डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखो डायरेक्शन एंगल्स तो कुछ नहीं है, ये रटने की जरूरत नहीं है ना, ये काम आएगा कहीं पे ज्यादा। तो अल्फा बीटा ये आईटीजे में ज्यादा काम आता है। तो हम लोग एक्स के साथ वाले एंगल को अल्फा बोलते हैं, बीटा बोलते हैं, गामा बोलते हैं, एक फिक्स कर रखा है अल्फा बीटा गामा। तो जैसे एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो उसको अल्फा बोलेंगे। इसी लाइन का वाई के साथ भी एंगल होगा। सॉरी, यहाँ पे उल्टा बना रखा है, वाई यहाँ पे है, तो जो भी है ये बीटा हो जाएगा, इधर के साथ ये अल्फा हो जाएगा, और जेड के साथ ये गामा हो जाएगा। समझ आ गया? अल्फा बीटा गामा, मैं डेल्टा बोल रहा था पहले का, इग्नोर कर देना, गामा। समझ आ गया? किसी एक पर्टिकुलर लाइन को नोटिस करो तो वाई एक्सिस के साथ ये एंगल बनाएगा, इसको बोलते हैं बीटा। एक्स एक्सिस के साथ भी एक एंगल बनाएगा, राइट, इसको बोलेंगे अल्फा। और जेड के साथ भी एक एंगल बनाएगा, उसको बोलेंगे गामा। बस ये डायरेक्शन एंगल कुछ होता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और उसी एंगल का कॉस थीटा ले लोगे तो उसको डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। ये काम आएगा आगे, अभी के लिए बस ध्यान रखो। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ू? यस सर। मैंने बना भी रखा था वैसे। लाइन का बीटा, एक्स एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, और जेड एक्सिस के साथ गामा। ठीक है, अभी तक बहुत सिंपल सिंपल लग रहा होगा। ऐसे क्वेश्चन इसमें से कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। क्वेश्चन अभी आने वाला है, कुछ स्पेशल वेक्टर के नाम स्पेशल वो देख लो एक बार, टाइप ऑफ वेक्टर्स। जीरो वेक्टर ऑब्वियसली बात है, जैसे ए वेक्टर है, ठीक है, तो उसका कोई लेंथ नहीं होगा। समझ रहे हो? जीरो मतलब कुछ लेंथ नहीं उसका, बस ज्यादा दिल पे मत लो। यूनिट वेक्टर मतलब कोई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। मैग्नीट्यूड वन मतलब, समझ रहे हो, मैंने बोला था लेंथ वन हो। मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसे बनाते हैं ना, तो वो वन होता है, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। समझ आ गया? समझ आ हाँ। गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ले रखा है, तो सेम पॉइंट से देखो, ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है और ये भी निकल रहा है, तो तीनों सेम इनिशियल पॉइंट है सबके, तो उसको हम लोग बोलते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। कुछ काम नहीं आएगा क्वेश्चंस के अंदर, अब बस मैं ऐसे बता रहा हूँ ताकि थोड़ा फील आ जाए। तो तीनों का इनिशियल, इसको टेल भी बोलते हैं। जेई में जब मैं पढ़ता था ना, तो टेल और हेड भी बोलते थे। तो टेल इसका सेम, अगर वेक्टर का टेल सेम है तो को इनिशियल वेक्टर्स है। वो लीनियर वेक्टर्स क्या, ये तुम्हें दिख रहा है सेम, जो पैरेलल वेक्टर्स है ना, जैसे ये दोनों देखो सेम पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, राइट, तो ये कोलिनियर वेक्टर्स है। समझ आ रहा है? जैसे ए वेक्टर और सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स है, पढ़ो। उनका डायरेक्ट पैरेलल भी होने चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। मतलब देखो इसका लेंथ भी सेम है ना, अगर ये हल्का सा बड़ा होता, यहाँ तक होता, तब हम इसको कोलिनियर नहीं बोलते। सॉरी, मैं उल्टा बोल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी। बस पैरेलल होना चाहिए तो कोलिनियर बोले, लेंथ अलग हो सकता है, कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, समझ आ गया? इग्नोर कर दो, लेंथ अलग हो सकता है, ठीक है। ये इस डी वाला कोलिनियर क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी दिशा अलग है। ये भी मैं गलत बोल रहा हूँ, सॉरी। ए और ए वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर है, और ए वेक्टर और डी वेक्टर भी कोलिनियर होंगे, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी। यहाँ पे लिखा है इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस, तो उनके ना लेंथ से मतलब है ना डायरेक्शन से मतलब है। पैरेलल है तो वो किधर भी जाएंगे वो कोलिनियर ही होंगे, ठीक है। जो मैंने पहले बोला था वही सही था, मैं एक्चुअली इसको पढ़ के फिर मैं उल्टा पढ़ लिया। कल समझ आ गया सबको? मतलब बस दो पैरेलल होने चाहिए, लेंथ और डायरेक्शन से मतलब नहीं। ठीक है, क्लियर है? एक बार लिख दो चैट में। यस सर। ठीक है, ये राहुल गांधी वाला सॉरी मोमेंट हो गया। किसी ने मीम देखा है? सॉरी सॉरी, आगे बढ़। हाँ। इक्वल वेक्टर्स देख, अब वापस कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना? ये लाइन लिखी हुई है, इसको एक बार पढ़ लो शांति से, ठीक है। मैंने पहले वही बोला था, दो पैरेलल होनी चाहिए, फिर मुझे ये दिखा तो मैंने पता नहीं अपने मन में कुछ भी बोल। चलो नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर्स। हाँ, इक्वल वेक्टर्स का वो होगा, देख पढ़ लो इसको। इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? जिनका, पढ़ लो, समझ आ गया पढ़ के? यस सर। ठीक है, तो जैसे इक्वल वेक्टर कौन से वाले होंगे? एडी इक्वल होगा क्या? एडी इक्वल वेक्टर होगा क्या? नहीं। नहीं। ए बी, ए सी, ए और सी होगा, राइट। हाँ। मैं हाँ। actually बोल रहा था पीछे, वो ए और सी के लिए था, मतलब इक्वल वेक्टर्स के लिए था। मतलब ये एक ही तरफ चलनी चाहिए तभी इक्वल होगा। मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए, पोजीशन अलग हो सकता है, ठीक है।
ऑब्वियस सी बात है, पोजीशन भी सेम हो गया तो फिर वो तो सेम ही लाइन बन जाएगी ना। अगर लेंथ भी सेम है, ये भी सेम है और पोजीशन इनिशियल पॉइंट भी सेम है। आई होप सबको समझ आ गया होगा डेफिनेशन से बेसिक। आगे बढ़े, हाँ सर। जल्दी से क्वेश्चन पे चलते हैं। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स बोला था ना, वो लिख रखा है मैंने। तो वजन और फो ये सब जो चीजें है ना, ठीक है। मास, लेंथ, डिस्टेंस, ये वेट जो होता है ना, फिजिक्स का कंसेप्ट है, मास इनटू ग्रेविटी होता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ऐसा वेट नीचे की तरफ। मास अलग चीज होती है वजन में। दोनों मास की और वेट में दो डिफरेंस है डायरेक्शन का। समझा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है डायरेक्शन का। स्पीड, वेलोसिटी, ये सब चीजें हैं, याद नहीं रखनी हमें, ये बोर्ड में याद रखते हैं बच्चे। समझ आ गया होगा। वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, तो स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ये स्केलर और एक वेक्टर क्वांटिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे धीरे धीरे हम क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। चलो, तो यूनिट वेक्टर मैंने थोड़ी देर पहले तुम्हें बताया था, अब तुम लोग नोट करना शुरू कर दो, क्योंकि ये बेसिक पीपीटी मैंने यहीं तक बनाया था, अब मैं लिख लिख के पढ़ाऊंगा। यूनिट वेक्टर मैंने पढ़ाया था जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, राइट। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए कैप से। जैसे ए वेक्टर होता है ना, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए, इसको कैप बोलते हैं, ये ऐसा ट्राइंगल सा रहेगा। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब ये ऐसा होता है बेसिकली। ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखो। मतलब किसी भी वेक्टर को उसके लेंथ से डिवाइड कर दो, तो इसका यूनिट लेंथ हो जाएगा क्या। और बस बस ये बेसिकली एक डायरेक्शन को डिनोट करता है, ठीक है। बस ऐसे याद कर लो, ज्यादा मैं फील नहीं दिलाऊंगा। बस यूनिट वेक्टर को कैसे बनाते हैं, ए कैप। इसकी वैल्यू तो 1 होती है, मैंने बोला था ना, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसको निकालते कैसे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। तो ऐसा सोचो कि लेंथ उसका कट गया। ऐसा सोचो कि वेक्टर के अंदर लेंथ और डायरेक्शन होता है, तो लेंथ से मैंने डिवाइड कर दिया तो लेंथ काट दिया, बच गया सिर्फ डायरेक्शन। अब समझ आया मैंने क्या बोला, लेंथ 1 हो गया ऐसा। अगर मैं किसी वेक्टर को उसके लेंथ के वैल्यू से डिवाइड कर दूं, ये बेसिकली लेंथ का वैल्यू होता है ना, मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका लेंथ ये 1 बन जाएगा, ऐसा सोच पा रहे हो। और सिर्फ डायरेक्शन बचेगी। तो यूनिट वेक्टर बेसिकली क्या है, ए वेक्टर अपॉन उसी का मैग्नीट्यूड। ये समझ आया, प्लीज चैट में लिखो। ये लिख लो कॉपी में, यूनिट वेक्टर जो मैंने पीछे पढ़ाया था ना, उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू ये हो। लिख लो कॉपी में। मैं एग्जाम्पल लूंगा, कोई टेंशन मत लो, एग्जाम्पल लूंगा अभी आगे, ठीक है। फिर मैंने पीछे कोलिनियर वेक्टर पढ़ाया था, कोलिनियर वेक्टर पढ़ाया था, ठीक है ना, जो पैरेलल होते हैं और डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता। ए मान लो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, और ए वेक्टर और बी वेक्टर है, तो ये पैरेलल है तो कोलिनियर, लेंथ से भी फर्क नहीं पड़ता। तो कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे हैं, लेमडा कैसे करते हैं, लेमडा टाइम्स बी। लेमडा क्या है, मतलब मान लो कि ये दुगुना लेंथ का है तो 2b हो जाएगा। मान लो ये दुगुना लेंथ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो -2b हो जाएगा। तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स को। ये कॉपी में लिख लो, ये मैंने स्लाइड में नहीं डाला था। समझ आया मैंने क्या बोला, कि दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं। याद है मैंने जब पढ़ाया था, कुछ बच्चों को पढ़ाया था, कुछ बच्चों को नहीं पढ़ाया है। जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप सेम होता है, ऐसा कभी सुना है? जो पैरेलल लाइंस होती है उनका स्लोप सेम होता है। नहीं भी सुना है तो लॉजिक पता है, ऐसा ऐसा ही होगा। अगर दो दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम नहीं होगा उनका, सोचो। स्लोप सेम ही होगा ना, नहीं तो फिर अगर स्लोप हल्का भी चेंज हुआ तो मिल जाएंगे वो। तो दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है। वैसे ही कोलिनियर क्या है, दो पैरेलल चीजें हैं, तो स्लोप सेम है, हो सकता है लेंथ एक का ज्यादा हो, तो डबल लेंथ है तो 2b आ जाएगा। डबल लेंथ है और उल्टे डायरेक्शन में है तो -2b आ जाएगा। तो दो कोलिनियर वेक्टर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए वेक्टर इंटू समथिंग इंटू बी वेक्टर। आ गया समझ अभी सबको? ए वेक्टर इज इक्वल टू समथिंग इंटू बी वेक्टर। जो डायरेक्शन सेम होगा, मैग्नीट्यूड अलग हो जाएगा, हो सकता है डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। सॉरी, डायरेक्शन अलग मतलब नेगेटिव साइड हो सकता है। समझ आ गया होगा सबको। अलग मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसा हो जाएगा, नेगेटिव साइड हो सकता है। क्लियर है सबको अच्छे से? अभी कोलिनियर वेक्टर्स क्लियर है ना, साथ में यस क्लियर है? सर। ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन उसका ए इंटू ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी होगा। आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होने का। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो मुझसे। ठीक है, अब ध्यान से देखो। जैसे अब मैं थोड़ा सा उसमें जा रहा हूँ क्वेश्चन की तरफ। जैसे ये कोई कोई पॉइंट है ओरिजिन, और ये एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। तो इसको मैं कनेक्ट करूंगा तो याद है मैंने बोला था ए वेक्टर, और इसको कनेक्ट करूंगा तो मैं बोलूंगा बी वेक्टर। याद है, थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ऐसा, ठीक है। यस और अगर मैं इन दोनों को कनेक्ट कर दूं, इन दो अगर ए और बी को कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो ये कैसे होगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, इसमें से ये घट जाएगा। टेल टेल वाला पॉइंट और हेड वाला पॉइंट है ना, तो हेड वाले में से टेल घटा देते हैं, तो ये जो चीज है वो बी माइनस ए वेक्टर है। लिख लो।
लिखते चलो अब जो मैं बोलूंगा ना। टेल और हेड में क्या डिफरेंस होगा? टेल से वेक्टर निकलता है और एरो जिधर जाता है वो हेड होता है। ओके। जैसे कि ये टेल है, ये हेड है। ये टेल है, ये हेड है। ये टेल है, ये हेड है। ए बी वेक्टर का अब समझ आ गया। हाँ। जैसे दिस इज टेल, दिस इज हेड। ठीक है। अगर ये इसी में एक और चीज नोटिस करो, देखो जैसे ए वेक्टर है, ये जो है ये बी वेक्टर है, ठीक है। अगर मैं एरो पहले इधर से इधर था, अगर मैं एरो को इधर से इधर ले जाऊं तो अब क्या होगा, जिधर की तरफ जाता है माइनस बी वेक्टर, तो नेगेटिव हो गया एक दूसरे का। समझ आ गया सब? समझ आ गया होगा। यस सर, यस सर। दो वेक्टर के बीच में आपस में एंगल हो सकता है। जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था कि वेक्टर का एंगल होता है, मान लो वेक्टर का एंगल होता है ना ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ और जेड एक्सिस के साथ। दो वेक्टर्स का आपस में भी तो एंगल हो सकता है, यस और नो? दो वेक्टर का आपस में भी एंगल हो सकता है। तो अब आ गया हमारे एग्जाम का पहला क्वेश्चन, जो पूछते हैं दो वेक्टर देके उनके बीच का एंगल पूछेंगे। अब तुम लोग जो क्लास में सारे लोग अभी रुके हुए हो, अब जब क्वेश्चन में सॉल्व कराऊंगा तुम्हें लगेगा अरे ये तो फ्री के नंबर थे। ठीक है, अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन, टेंशन मत लेना। पहला क्वेश्चन समझ आ गया एग्जाम में जो फ्रिक्वेंटली पूछ सकते हैं, दो वेक्टर देके उनके बीच का एंगल पूछ लिया। सबको समझ आ रहा है मैंने क्या बोला? दीज आर टू वेक्टर्स। दो वेक्टर के बीच में आपस में भी एंगल हो सकता है ना, दो लाइन के बीच में आपस में एंगल नहीं होता है वैसे ही। हाँ सर। ठीक है, चलो। अब एडिशन ऑफ वेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो, तो अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये लाइन जो है ना, ध्यान से देखना, मैं इसको समझाता हूँ। इसको तो वैसे याद ही कर लेते हैं, ट्रायंगल, इसको ट्रायंगल लॉ बोलते हैं, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बोलते हैं इसे। तो ये बच्चे याद ही कर लेते हैं, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ए है और ये यहीं से पहले हमने जो ये बनाया था ना, उसमें ध्यान से देखना, ए इधर से गया था और बी भी इधर से गया था। एरो इधर था, एरो का बहुत बड़ा महत्व है। अभी तुम एरो पे फोकस करो कि ये ए इधर से और बी वेक्टर अलग है। तो ये ए और बी अलग है और ये ए और बी अलग है, ये समझ आ रहा है? दोनों ये क्या थे, सेम को इनिशियल टाइप के थे, सेम पॉइंट से निकले थे, ये सेम पॉइंट से नहीं निकले हैं। समझ आया क्या? तो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इनको कनेक्ट करने वाला लाइन जो होता है ना, ए प्लस बी वेक्टर होता है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर आपने यहाँ पे तो बी माइनस ए लिखा था। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है सबको? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है? यस सर। ठीक है, मैं इसी को यूज करके डिराइव कर देता हूँ इसको। देखो ध्यान से सुनते रहना, कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, बाकी याद कर लेना। हाँ ठीक है, ध्यान से देखो। अगर तुम देखोगे लास्ट वाले डायग्राम की तरफ, कोई इनिशियल वेक्टर्स हमारे ये और ये हैं क्या, जो सेम पॉइंट से निकल रहे हैं, और ये उनका कनेक्शन पॉइंट है। सोचो, सोचो। हाँ जैसे सर। जैसे पहले ए और बी थे, अब ए और ए प्लस बी है। तो ये जो है इनका डिफरेंस होता है, यस यस और नो? देखो, सेम पॉइंट से निकला है तो ये लाइन इन दोनों का डिफरेंस होता है, तो ए प्लस बी माइनस ए करेंगे तो बी आ जाएगा। समझ आ गया अभी सबको? ठीक है, तो ये दोनों चीजें सेम है, बस एरो का फर्क है। क्लियर है? तो जब भी ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, जैसे कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, एरो एरो यहाँ से निकला है तो ये जो वेक्टर होता है ना ऐसा वाला, वो क्या होता है, ए प्लस बी वेक्टर होता है। ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन है। बस ये ध्यान रखना कि ए और बी ऐसे कंटिन्यूएशन में होते हैं, तब सेम पॉइंट से नहीं निकलने चाहिए। आदित्य समझ आ गया? चलो ठीक है, आई होप क्लियर होगा। इसी तरीके से एक पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन होता है जो बेसिक है। तो उसमें क्या होता है, ध्यान से नोटिस करना, उसमें ए वेक्टर यहाँ से निकलता है। इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मैं क्वेश्चन शेयर करूंगा इस प्रॉपर्टी के ऊपर। बी वेक्टर यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो इनके बीच से निकलेगा, तो ये चीज अलग है इससे। इसमें क्या था, इनको कनेक्ट करती हुई लाइन थी, ये बीच से निकली है। तो ये जो वेक्टर होता है ना, ये भी ए प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक है, ए प्लस बी। अरे यार, ये बीच में तोड़ देना, मिटा के लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, बीच से निकला है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है। ठीक है, और ये यहीं तक जाएगा, मैंने लेंथ इसकी बढ़ा दी है। एक सेकंड मुझे ना वापस बनाने। देखो, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। तो इनको कनेक्ट करने वाली लाइन बेसिकली डायगोनल होगी।
और वो यहाँ तक ही जाएगी, डायगोनल जो होती है ना, और इसका इसका वैल्यू होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ये ध्यान रखना। और अगर ये आधा तक ही जाएगा तो आधा हो जाएगा, राइट। अगर ये हाफ तक ही गया है, दिस इज बेसिकली ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन 2, अगर आधा तक गया। क्योंकि डायगोनल्स तुम्हें पता है, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स मैंने ज्योमेट्री नहीं पढ़ा है पर बेसिक याद होगा कि डायगोनल के ये पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। तो ये जो मिडिल पॉइंट होगा ना, उसका ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं। सात्विक समझ आया? हाँ सर। ये लिख लो, ये एडिशन का लॉ है, तो इसको याद करना है तुम्हें। समझ आ गया होगा वैसे कि अगर दो दो मैं वापस एक बार व्हाइट स्क्रीन पे बना के बताता हूँ। जैसे ये इधर ए वेक्टर है, ये इधर बी वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर के ऊपर ये बनाना जरूरी है। तो बीच से अगर कोई लाइन यहाँ तक जाएगा डायगोनल की तरफ, पैरेललोग्राम के डायगोनल की तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आ गया होगा। ट्राइंगल में क्या होता है, ये ट्राइंगल है, ये लाइन गया, तो ये ए वेक्टर यहाँ तक गया है और बी वेक्टर वहीं से यहाँ तक गया है, मतलब ए का हेड है, बी का टेल। समझ आ रहा है साथ में? तो ये जो है ना, यहाँ से कनेक्ट करेंगे हाँ तो प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। समझ आया? हाँ सर। चलो लिख लो इसको। अब हम आ जाते हैं, एक सवाल लेते हैं। बहुत मस्त सवाल है और तुम्हें लगेगा यार बहुत आसान है, ठीक है। कुछ भी टफ नहीं है इस चैप्टर में, इसलिए मैंने बोला था सब लोग देख लो कि अगर मान लो एग्जाम में आ गया तो तुम्हें एक बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि तुमने पढ़ लिया। बहुत जगह ये पढ़ाते भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, इफ द वेक्टर्स ए बी, लिखो इफ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर का मैं वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे बनाते हैं। ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे लिखा होगा 3 i कैप। अब आई कैप क्या होता है वो भी मैं समझाऊंगा, टेंशन मत लो। प्लस 4 k कैप। वेदांत तुझे पता है आई कैप के कैप? सर एक्सेस ठीक है, वाई जेड। ठीक है। 5 i कैप माइनस 2j कैप। अब सोचो सात्विक, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता तो तुम ये सब देख के ही छोड़ देते। हाँ सर। अब मैं बताता हूँ कितना आसान क्वेश्चन होता है, एक बार क्वेश्चन पूरा लिख लो। इफ द वेक्टर्स ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, जो भी लिख रखा है मैंने, एंड ए सी वेक्टर इज इक्वल टू, जो भी मैंने लिख रखा है, वो ऊपर जो है वो कैप है, ठीक है। आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, तो ये दोनों जो है ना साइड, ट्राइंगल के दो साइड हैं। समझ आ रहा है? तो ट्राइंगल के दो साइड हैं, लिख लो। these two are the sides of triangle ABC. Then the length of median through A is, then the length of median through A is, मैं सॉल्व करूंगा, टेंशन मत लो। सारांश और वेदांत तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी लोग देखो स्क्रीन पे। देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो मैं इसका डायग्राम भी बना देता हूँ, ध्यान से देखो। तो ए बी वेक्टर कोई भी कहीं भी बना दो, यहाँ से मैंने पॉइंट ले लिया, तो ए पॉइंट कॉमन है, ए बी वेक्टर और ये ए सी वेक्टर, तो ये सी, ये बी और ये ए, ठीक है। तो एक ट्राइंगल बनेगा, बेसिकली देखा जाए तो ये ना ट्राइंगल बनेगा। तुमसे पूछा क्या है, मीडियन, लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू ए, तो ए से एक मीडियन निकलेगा ना। मीडियन क्या होता है, जो कि अपोजिट साइड को इक्वल कट करता है। तुमसे इसका लेंथ पूछा है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? मान लो ये डी पॉइंट है, ये क्लियर है सबको? आपसे ना एडी का लेंथ पूछा है, ये क्लियर है? यस सर। तो ए बी वेक्टर है 3 i कैप प्लस 4 k कैप। ये सब मैं एग्जाम में नहीं सजाता हूँ क्योंकि मुझे कोई स्टेप मार्किंग नहीं मिलती है। प्लस 4 k कैप। अब करेंगे कैसे? तो करने से पहले मैंने ये चीज बताया नहीं कैप क्या होता है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना 3 एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस, वाई एक्सिस। तो बेसिकली हम लोग जब लीनियर इक्वेशन लिखते हैं तो 3x प्लस 4y लिखते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है, लिखते हैं ना कि ये कोई लीनियर इक्वेशन है। तो यहीं पे एक्स हाँ एक्सिस के अलोंग वाला डिस्टेंस को बताने के लिए आई कैप यूज करते हैं। तो 3 i कैप का मतलब है कि जो ए बी, जो हवा में ए बी क्या है, कोई हवा में कोई पॉइंट है, तो उसका जो एक्स के अलोंग लेंथ है वो 3 है। तो 3 i कैप मतलब I cap is along x axis, J cap represents the length along y axis, K cap represents the length along z axis। तो ये एक तरीके से x y z है, ये समझ आ गया? हाँ सर। ये बार बार क्यों आ जा रहा है? चलो तो अब ध्यान से देखो, किसी ने सॉल्व किया इसको? किसी ने, वेदांत ट्राई किया तूने? हाँ सर, एक मिनट। सारांश, बाकी लोग समझ गए? राहुल क्लियर है पूरा अच्छे से ये क्या होता है? ठीक है, बहुत आसान है। बस ये ना दिखने में बहुत डरावना सा है, इसलिए मैंने सोचा एक बार पढ़ा देता हूँ। अगर नंबर क्वेश्चन आ गया तो फिर तुम्हारा बोनस मार्क्स है। अभी मैं सॉल्व करूंगा, तुम्हें लगेगा बहुत आसान है। और इसमें क्वेश्चंस भी लिमिटेड है क्योंकि ये जेई का टॉपिक है ना,
तो मैं चुन चुन के क्वेश्चंस लाया हूँ जो इजी लेवल के हैं, काम लायक है। ठीक है, टफ हम करेंगे भी नहीं, तो कोई मतलब नहीं है उसको करने का। एटलीस्ट बेसिक पता होना चाहिए, ऐसे जैसे बायनोमियल थ्योरम भी एक चैप्टर है, उसका भी बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सबको समझ आ गया ये ए बी और ए सी क्या होते हैं। अब ये एडी कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तुम दोनों का नहीं हुआ ना? एक आंसर मैंने भेजा तो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर मैं इसको कंप्लीट करता सात्विक, तो ये पूरा पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से ये वाली लाइन ए वेक्टर प्लस, मतलब ए वेक्टर, तो यहाँ ए बी वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर होता प्रॉपर्टी के हिसाब से। सोच, पैरेललोग्राम लॉ हाँ ऑफ सर। एडिशन अभी मैंने कराया था पिछले स्लाइड पे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो बीच से हाँ लाइन, सर। तो ये इन दोनों का सम होगा। तो ये अगर पूरा होता तो सम होता, लेकिन आधा है, बीच में रुक गया है, तो ये तो हाफ। हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको ऐड कैसे करते हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। एडिशन की प्रॉपर्टी है, आई आई वाले साथ में जुड़ेंगे, सिंपल सी बात है। एक्स एक साथ में हम करते हैं ना लीनियर इक्वेशन, या जब हम हाँ इक्वेशन सर। करते हैं, तो 3 + 5 8 आई, 4 के और 4 के 8 के, और जे अकेला है -2 जे, और अपॉन में क्या आएगा, 2 आएगा। कैप 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 लिखो ना लिखो, कोई स्टेप मार्किंग मिलता नहीं है अनलेस कोर्स दे रहे हो। तो हमारा वो क्या आ गया, उसका वेक्टर आ गया, तो ये 1 जे कैप होगा और 4 के कैप होगा। तो हमें ये समझ आ गया कि एडी वेक्टर मेरा निकल गया है। ये समझ आ गया सबको? हाँ सर। ये टफ है कि आसान है, बता सात्विक, हमने करा ही क्या है, जोड़ा है दोनों को। ठीक है, तो बहुत हाँ आसान है। अब इसका हमें निकालना क्या है, हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालता है वो भी मैंने नहीं पढ़ाया तुम्हें, राइट? तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, बहुत आसान तरीका है। थोड़ी देर पहले मैंने एक स्लाइड शेयर किया था जिसमें मैंने समझाया था कि 2 पॉइंट होते हैं तो x² + y² करके निकालते हैं, और 3 पॉइंट है तो तीनों का स्क्वायर हम लोग ऐड करते हैं रूट के अंदर। याद आया? एक फोटो मैंने शेयर किया हाँ था। सर। तो बस वही करना है हमें, कुछ नहीं करना। 4 स्क्वायर, क्योंकि इसका एक्स के अलोंग देखो 4 स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, हो गया, क्वेश्चन खत्म। √33। बताओ आसान है कि टफ सवाल है, अगर एग्जाम में आया तो? आसान। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक मजेदार चीज बताता हूँ। ये सवाल जेई 2013 का है, मैंने जेई 2012 में किया है, ये जेई 2013 का सवाल है। तो तुम लोग जेई निकाल सकते हो फिर? नहीं। कुछ नहीं है भाई जेई में। चल, मुझे मैं याद है। हाँ लक्ष्य बताओ, सब लोग एक बार इस क्वेश्चन को रेट करो, इजी या टफ? इजी। इजी था, कुछ भी नहीं था। सोचो ना, टीएसडी में क्या क्या कर लेते हैं हम, टाइम एंड वर्क में क्या क्या करना पड़ता है, काम मानो, दिन का काम मानो, जोड़ो, 2 दिन के बाद वो आ गया, 3 दिन बाद वो आ गया। इसमें क्या करना था, राहुल जोड़ो, रूट ले लो, खत्म। अब किसी को यही नहीं पता आई कैप के कैप क्या, वो तो डायरेक्ट छोड़ेगा। समझ आया क्या सबको? हाँ सर। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर, डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बहुत सिंपल है, नया है तो तुम्हें लगेगा, बाकी मैं सिंपल पार्ट ही एग्जाम लाया। ठीक है, चल देखो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो लोगों को पता होगा, बाकी लोगों को पता नहीं होगा। जैसे कि हमने अभी तक क्या पढ़ा था, बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल। जो हम नंबर्स में क्या पढ़ते हैं, पहले एडिशन पढ़ते थे स्कूल में, फिर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी पढ़ते थे, तो ये प्रोडक्ट पे आ गया। एडिशन हमने कर लिया, सब्ट्रैक्शन भी हमने एक दो देख लिया था, a - b वेक्टर जो आया था सेम पॉइंट से शुरू होता है, तो अब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट का रूल क्या है, ध्यान से देखो। डॉट प्रोडक्ट क्या होता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉट प्रोडक्ट होता है इसका वैल्यू जो आता है ना, वो स्केलर आता है। अब इसमें डीप में मत जाना। और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो अलग चीज है, डॉट प्रोडक्ट अलग चीज होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि याद कर लो, बहुत सिंपल है। तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लो कॉपी में। तो थीटा क्या है यहाँ पे, गेस करो थीटा क्या हो सकता है? दोनों के एंगल। बीच का एंगल। ए, एंगल। हाँ, ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर है, उनके बीच का एंगल थीटा होता है। तो हम लोग इनका प्रोडक्ट अगर करते हैं तो ये वैल्यू निकल के आती है। और थीटा की वैल्यू जो है वो लाई करेगी पाई से 0 के बीच में, उससे ज्यादा नहीं होगी। 0 से पाई के बीच के लिए डिफाइंड है। और यहाँ पे इक्वल भी हो सकता है, मतलब हो सकता है दोनों लाइन एक साथ हो, 0 डिग्री वाली। तो प्रोडक्ट समझ रहे हो, जैसे तो पैरेलल लाइन मैंने ले लिया, तो कॉस थीटा 1 हो जाएगा, थीटा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है सर, डॉट तो डायरेक्ट निकालते ना।
तो क्या डायरेक्ट तो निकाला मैंने वेदांत, क्या कर दिया मैंने, कैसा डायरेक्ट, इससे भी डायरेक्ट होता है क्या? हाँ तो मतलब 3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 की अरे कैप और वो तो ठीक है, 3 वो तो 4। मैं जब लूंगा क्वेश्चन तब बताऊंगा ना डायरेक्ट कैसे निकालता है, अभी तो मैं बेसिक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ ना। ठीक है, चलो वो कराऊंगा मैं, वो तू यही बोल रहा है ना, आई आई वाले मल्टीप्लाई करके जे वाले हाँ मल्टी, तो वो आएगा ना आगे, अभी मैं बेसिक बताने तो दे। ठीक है, अभी आएगा सब, टेंशन मत लो। एग्जाम लायक ही पढ़ाऊंगा मैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एग्जाम मतलब मेरे लिए बोर्ड्स नहीं है, मेरे लिए जो चलो नेक्स्ट, ये सबको समझ आ गया होगा, नहीं भी इसको ध्यान रखो कि ऐसा होता है। अब आगे देखो। अच्छा एक चीज बताओ, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यस और नो? ये हो सकता है ना? तो याद है मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री, उस टाइम कुछ लोग नहीं थे इनरोल्ड, तो ट्रिगोनोमेट्री जब पढ़ाया था ना, तो मैंने बोला था कि इधर कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। याद आया क्या? हाँ सर। Yes, sir. तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, मतलब ए और बी ऐसे होंगे कुछ, उनके बीच में ऑब्ट्यूज एंगल होगा। और अगर अगर पॉजिटिव है तो ए और बी एक्यूट एंगल वाले होंगे। समझ आ गया? तो ये एक्यूट एंगल होगा ए और बी के बीच में, और यहाँ पे ऑब्ट्यूज एंगल होगा, नेगेटिव वैल्यू आई तो, क्योंकि एंगल 90 से और 180 के बीच में होगा। समझ आ गया? लिखते चलो। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि डॉट प्रोडक्ट, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, बीच में डॉट लगा है। अगर ये पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल है, और अगर डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव है तो ये ऑब्ट्यूज एंगल है, 90 से 180 के बीच में है। और अगर ये जीरो है तो क्या है? कोई वेदांत तू नहीं बोलेगा, सारांश तू नहीं बोलेगा। अगर ये जीरो है तो लाइंस कैसी होंगी सोचो, तुम बाकी के 8 लोग बोलोगे। सर कोइंसिडेंट। एक सेकंड, अंश विजय क्लास में हो? अंश ने क्लास छोड़ दी। अच्छा आर्यन, तूने भी तो पढ़ी रखा है, बता क्या होगा? सर कोइंसिडेंट। तू ही बोल रहा है क्या? हाँ। तूने ठीक से नहीं पढ़ा फिर। कोइंसिडेंट होंगे या परपेंडिकुलर होंगे? अच्छा सर मेरे को लगा जीरो एंगल बोल रहा आप। मैंने तो जीरो बोला। चलो ठीक है, अभी देखते हैं, मैं एक बार अंश। हाँ परपेंडिकुलर होगा। अगर मैं प्रोडक्ट जीरो आया तो परपेंडिकुलर है, प्रोडक्ट इक्वल मतलब कॉस थीटा 1 हो गया तो जीरो एंगल हो गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखो सब लोग। एक सेकेंड। ठीक है, ध्यान से देखो सात्विक, बिल्कुल आसान सी चीज है। मैंने बोला डॉट प्रोडक्ट जीरो है, मतलब ए डॉट बी जीरो है, मतलब कि दिस इंटू दिस जीरो हो सकता है, राइट? तो कॉस थीटा जीरो कब होता है? 90 डिग्री पे नहीं होता है? हाँ। बस खत्म, तो 90 डिग्री है उनके बीच में। अच्छा अच्छा ठीक है। बता कुछ नहीं था, तो ये भी कॉपी में लिख लो, अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो है तो एंगल दोनों वेक्टर्स के बीच में बिल्कुल 90 डिग्री है। समझ आ गया राहुल तुझे? इसका बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, हटा रहा हूं मैं इसको। अब ध्यान से देखो, एक वेक्टर है ए वेक्टर, रिकॉर्डिंग ऑन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी रिकॉर्डिंग। A1 आई कैप, वेक्टर को हम लोग आई कैप जे कैप के टर्म्स में लिखेंगे। इसको ऐसे रिलेट करो, देखो हमेशा ना रिलेट करके पढ़ा करो। इसको ऐसा समझो, एक्स वाई जेड का कोई इक्वेशन लिखा है, 2x + 3y + 5z ऐसा। तो एक्स वाई जेड की तरह वेक्टर्स में हम लोग क्या यूज करेंगे? हम लोग यूज करेंगे आई जे के कैप। ये तो समझ आ गया है ना? ये इसको देख के डरना मत एग्जाम में। ये ए वेक्टर है और एक बी वेक्टर मैंने लिया है, तो वो मैंने लिया B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट लेता हूँ, ध्यान से सुनना, तो ये बताओ मुझे A1 इंटू B1, तो ये दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? राहुल माइक पे आजा। ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे तीनों से मल्टीप्लाई होता है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? A1 और ये दो चीजें मैं बार बार गोला घुमा रहा हूँ, इनके बीच का एंगल कितना है? आर्यन कितना एंगल है? सर किनके बीच में? ये दोनों चीजें हैं जो आई आई वाली चीजें हैं, उनके बीच का एंगल क्या होगा? जीरो होगा ना भाई, वो जीरो। तो एक्सिस के लॉन्ग है। तो जब जीरो होता है तो कॉस थीटा, कॉस जीरो कितना होता है? कॉस जीरो होता है सात्विक 1। तो A1 इंटू B1 आ जाएगा, समझ आया? जब मैं हाँ इससे मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो ध्यान से देखो, A1 I इंटू B2 J है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये जीरो बन जाएगा। समझ आया? क्योंकि ये I इधर है और J उधर है, तो ये जीरो है, और I इंटू K भी जीरो हो जाएगा। समझ आया? फिर A2 इंटू B1 जीरो हो जाएगा, क्योंकि I J ये दोनों परपेंडिकुलर है। ये दोनों की वैल्यू फिर आएगी, क्योंकि ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं। प्लस
फिर ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, फिर A3 B3 आएगा। तो डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, क्योंकि बाकियों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाता है। आई और जे का डॉट प्रोडक्ट जीरो है क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आई और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और जे और के भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अच्छे समझ आ गया, बहुत डायरेक्टली निकल जाता है डॉट प्रोडक्ट A1 इंटू B1, A2 इंटू B2, A3 इंटू B3। जो वेदांत थोड़ी देर पहले कहना चाह रहा था वो ये चीज थी। समझ आ गया लॉजिक के साथ कि बाकी एलिमेंट्स क्यों जीरो हो गए? सात्विक अच्छे से समझ आ गया? सर आई और आई वन कैसे हो गया? क्या बोल रहे हो? आई और आई वन कैसे आया इनमें? देखो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा ना लक्ष्य, तो A1 आई कैप इंटू B1 आई कैप आएगा, पहला एलिमेंट यही आएगा सोच। हाँ यही आएगा। तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा? A1 आई कैप B2 जे कैप। ये समझ आ रहा है? हाँ आ गया। ये दोनों आई और जे परपेंडिकुलर होते हैं तो इनका हाँ कॉस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो कॉस 90 जीरो, ये उड़ जाएगा ठीक क्योंकि है। आई डॉट जे जो होता है कॉपी में लिख सकते हो, आई डॉट जे जीरो होता है, आई हाँ डॉट के भी जीरो होता है, परपेंडिकुलर है ना। जे हाँ डॉट के जो है वो भी जीरो होता है, जे डॉट आई वो भी जीरो होता है क्योंकि परपेंडिकुलर है। हाँ के डॉट हम समझ आ गया होगा, आई डॉट आई वन होता है क्योंकि कॉस थीटा जीरो है। समझ आ रहा है? सॉरी ठीक। वन होता है, हाँ। जे डॉट जे भी वन होता है क्योंकि ए डॉट के भी। एंगल जीरो है तो कॉस कॉस जीरो वन हो जाएगा। और आपस में मल्टीप्लाई होगा ना तभी वो वैल्यू निकलेगी। अगर किसी और के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 90 डिग्री में चला जाएगा, और फॉर्मूला क्या होता था याद है? कॉस थीटा जाता है, कॉस 90 जीरो हो जाता है। अब यस समझ आ गया अच्छे से सबको? यस। यस प्लीज सर। सब लोग रिप्लाई कर दो एक बार चैट में। तो 2 लोग माइक पे कर दिए, बाकी लोग चैट में कर दो। तो ध्यान रखना, अब इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा तो बहुत मजा आएगा। डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या करना है? सेम सेम वाले मल्टीप्लाई कर दो। A1 B1 मल्टीप्लाई कर दो, A2 B2 मल्टीप्लाई कर दो, और A3 B3 मल्टीप्लाई कर दो। लॉजिक भी मैंने समझा दिया क्योंकि उनके बीच का एंगल जीरो होता है और कॉस जीरो वन होता है। ठीक है, जहां पे एंगल बीच में 90 डिग्री आ गया वो कॉस उड़ जाएगा क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। जिनको ये चीज नहीं पता है उन्होंने 10th पास पता नहीं कैसे किया है, क्योंकि 10th में पढ़ाया जाता है कॉस 90 इज जीरो। चलो, और साइन जीरो इज जीरो, ये भी पता होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दो फिर इसके ऊपर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है? अबे यार इसको क्या प्रॉब्लम है? ये बार आ जाता है कि एक्चुअली मैं ना स्लाइड में लिख रहा हूँ तो एक पे ही वो डलता है ना, क्लिक होता है तो ये आ जाता है। मैं एक चीज टाइप कर रहा हूँ, उसको एज इट इज कॉपी में उतार लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने बोला है, तो वी यूज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, क्यों? क्योंकि कॉस थीटा निकल जाएगा एंड फिर उसमें हमारा नेगेटिव पॉजिटिव से क्वाड्रेंट भी पता चल जाएगा कि ऑब्ट्यूज है कि एक्यूट एंगल है। ठीक है, समझ आ रहा होगा सबको? टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वी यूज डॉट प्रोडक्ट। समझ आ गया? यस सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। मैं कोई भी दो एंगल दे देता हूँ, मैं लिख देता हूँ ऐसे रैंडमली। फाइंड आउट द एंगल बिटवीन, फाइंड आउट द एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, के बीच का एंगल बताना है 5 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, कैप 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 लिखता हूँ, नहीं भी कहीं कहीं नहीं भी मिलेगा तुम्हें, समझ जाना। प्लस के कैप, सिंपल। तो इनके बीच का एंगल निकालो। फॉर्मूला क्या यूज करना है? ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ट्राई करो सब लोग, समझाऊंगा इसको। नहीं समझ आ रहा? देखो, हमने सबसे पहले डॉट डॉट प्रोडक्ट निकाला। डॉट प्रोडक्ट निकालना बहुत आसान होता है। आई आई वाले मल्टीप्लाई होते हैं, जे जे मल्टीप्लाई होता है, के मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे 1 है तो ये हमारा 10 माइनस 6 प्लस 3 आ गया। फिर ये जो चीज है ना, दिस इज मैग्नीट्यूड। मैंने बोला था ना मॉड के अंदर अगर मैंने लिखा है तो मैग्नीट्यूड है। तो 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसे तो निकालते हैं। तो 25 4 29 और 9 रूट ऑफ 38 आ जाएगा। 38। इसका कितना आएगा? 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 2 स्क्वायर इज 4 9 13 रूट ऑफ 14 इंटू कॉस थीटा।
तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा कितना आ जाएगा, ये दिस इज व्हाट, दिस इज 13 माइनस 6, 7 अपॉन रूट ऑफ 38 इंटू 14 जो भी होगा। ये वैल्यू अच्छी सी क्यों नहीं आई है, क्योंकि मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू लिया है ना, एग्जाम में कैसा आंसर होगा ऐसा ही होगा कि कॉस इनवर्स ऐसा लिखा होगा, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऐसा। समझ आया? एग्जाम में सेट करके देते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे ना, ध्यान से देखो, सपोज करो मैं यहाँ पे ऐसा नंबर दे दूं जो 0 बना दे, ध्यान से सुनना। तो 4 है ना ये 10 माइनस 6, तो यहाँ पे मैं 4/3 अगर दे देता, तो यहाँ पे 4/3 इंटू 3 4 आ जाता, और यहाँ माइनस भी कर देता, तो तुम्हें दिख रहा है ये 0 बन जाता, तब हमारा एंगल 90 डिग्री होता। समझ आया सबको? एग्जाम में हाँ सेट सर। करके देता मैं। या फिर मैं ऐसा कुछ देता कि ये जो नंबर है, ये मान लो ये नंबर जो भी आएगा, मैं एग्जाम में सेट करता वैल्यू कि ये 1/2 आ जाए, तो कॉस थीटा 60 डिग्री हो जाता। तो एग्जाम में सोच समझ के बनाते हैं क्वेश्चन। समझ आया सबको कैसे क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? ये गंदी सी वैल्यू आई है क्योंकि मैंने रैंडम डेटा लिया था। सबको क्लियर है, यस और नो? कैसे निकालते हैं? डॉट प्रोडक्ट कर लो, बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर लो, वो भी बहुत आसान है। और फिर कॉस थीटा निकल जाएगा। बेसिकली कॉस थीटा क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट अपॉन उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट। ये भी तुम लिख सकते हो, बाकी है इसमें कुछ नई चीज नहीं लिखी है मैंने, किसी को अलग से लिख दिया है। तो एंगल वाले क्वेश्चन कर लोगे आराम से, यस और नो? यस सर। सब लोग कर लोगे, यस और नो? ठीक है। अब बताओ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आसान होगा। जो लोग को देखे ही नहीं होंगे इस चैप्टर को, वो तो हवा में छोड़ देंगे ना इसको। मतलब कायदे से सोचो कि 1 मिनट के अंदर कर लोगे इसको, कुछ भी नहीं करना। डॉट प्रोडक्ट बहुत आसान है, और रूट लेना बहुत आसान है, और डिवाइड करो, खत्म। हाँ सर। आगे बढ़े? यस। ओके, एक बार यहाँ तक थोड़ा एक बार बचा लो, एक बार थोड़ा जल्दी से रिवाइज कर लो। देखो नेक्स्ट, ध्यान से देखना। अभी अगर मैं ए डॉट ए को मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ले लो, सेम सेम के साथ, तो इसको कायदे से तुम सोचोगे तो ये ए का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर ए का मैग्नीट्यूड आएगा, फिर ये साथ में cos 0 आएगा। ये समझ रहे हो cos 0 क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि तो एंगल नहीं है। हाँ, तो हम मतलब ऐसा लिख सकते हैं, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर बेसिकली ए स्क्वायर ही होता है, ए इंटू ए हो जाएगा। ये समझ आया? मतलब ए वेक्टर का स्क्वायर, मैं इन सबको मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है? नहीं समझ आ रहा है क्या? क्योंकि इनका cos 0 है, तो प्रोडक्ट जो है ये बराबर ही हो जाता है। नहीं समझ आया? अच्छा, हाँ समझ आ गया, समझ आ गया। ये तो चीज इग्नोर हो गई ना, तो ये बराबर हो गए, खत्म। तो ये दिस इंटू दिस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ आपस में। ठीक है? चल, अब मेरे हिसाब से आ गया होगा, कुछ इसमें है नहीं कॉम्प्लेक्स। ठीक है? कुछ चीजें इतनी आसान होती है ना कि बिलीव ही नहीं होता कि मुझे आ गया। ठीक है? अब इसका स्क्वायर कर रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब वेक्टर का स्क्वायर कर रहा हूँ। जब वेक्टर का स्क्वायर करूंगा तो वेक्टर का स्क्वायर आएगा। समझ आ रहा है? ए वेक्टर का स्क्वायर, देखो ध्यान से सुनना, मैं इसको क्यों करा रहा हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मैंने यहाँ पे देखो कि ए, ये जो वेक्टर का स्क्वायर है ये वैसा ही कुछ है क्या, बस ए की जगह ए प्लस बी आ गया। ध्यान से सोचना, ये ए वेक्टर का स्क्वायर है, सोचो ये चीज ए वेक्टर का स्क्वायर में लिख सकता हूँ, सेम चीज से मल्टीप्लाई हुआ है, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ए प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी उसका भी है, तो एंगल बीच में 0 होगा। सोच रहे हो? अगर मैं दो वेक्टर को जोड़ दूं तो वो भी एक वेक्टर ही होता है ना। सपोज करो कोई सी वेक्टर है, तो उसपे भी सेम चीज अप्लाई हो सकती है ना, कि ए वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सोचो आराम से सोचो, मैंने ऊपर से रिलेट किया है। इफ आई कैन राइट अ वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कॉस वाला कंपोनेंट cos 0 जो है ना वो 1 हो जा रहा है, इसलिए हम ये सब कर पा रहे हैं। तो सिमिलरली मैं यहाँ पे भी ऐसा लिख सकता हूँ, सोचो। हाँ सर, आ गया। ठीक है, चलो तो आगे हम इसको खोलते हैं थोड़ा सा। तो इसको मैं वापस खोल रहा हूँ, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू, लिखते चलना साथ में, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मल्टीप्लाई करूंगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो ये जो है ना कैसा बनेगा, ए वेक्टर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, बी वेक्टर का स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वही चल रहा है 2ab। तो ये 2ab का डॉट प्रोडक्ट होगा। समझ आ गया? समझ आ गया? ए यार वही क्या है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोला है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। समझ आ रहा होगा सबको? उसी तरीके से अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी तुमने पढ़ा होगा बचपन में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी भी पढ़ा होगा, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी वही होता है। ठीक है? और ये मैग्नीट्यूड के बराबर क्यों आ जा रही है? क्योंकि मैंने ऊपर तुम्हें समझाया था कि ए और ए खुद से मल्टीप्लाइड है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए समझाया था। समझ आ रहा है सबको? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का वैल्यू, अगर मैं तुमसे कोई दो वेक्टर दे दूं और बोलूं कि उनका प्रोडक्ट क्या होगा,
सॉरी ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या होगा आंसर हमारा, उनके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर का डिफरेंस कर लेना, आंसर आ जाए। ठीक है, समझ आ रहा है? ये प्रॉपर्टीज है, लिख लो, मैं अलग से मेंशन, ये प्रॉपर्टी है बेसिकली, ये एक प्रॉपर्टी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तुम लोग बिल्कुल साइलेंट हो, इसलिए मुझे बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। भाई ये a प्लस बी का होल स्क्वायर ही है और कुछ नहीं है। देख दिख रहे हैं सर? क्या, चलो लिख लिया होगा। नेक्स्ट, इसी तरीके से ए प्लस बी प्लस सी, तीन वेक्टर का अगर मैं करूं तो सबको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर याद है, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2, याद है, ए बी बी सी ए सी, ये होता है, याद है सबको, ए बी सी यस का सर। होल हाँ स्क्वायर। सर। बस यहाँ पे वेक्टर वेक्टर लगता जाएगा और कुछ नहीं, आ गया होगा समझ। और ए वेक्टर का स्क्वायर और उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर सेम होता है, क्योंकि उनके बीच का एंगल 0 है, इसीलिए ए और ए के बीच का एंगल 0 है, बी और बी के बीच का एंगल 0 है, तो मैग्नीट्यूड और वेक्टर में फर्क ही नहीं होता। स्क्वायर करो और स्क्वायर करो या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, एक ही बात होती है। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ मैं, तुम लोग को ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज करो मैं ए वेक्टर ले रहा हूँ 2i कैप प्लस 3j कैप, मैंने एक वेक्टर ले लिया, राइट। अब मैं इसका डॉट प्रोडक्ट करूंगा। देखो ध्यान से सुनना, मैं समझा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोगों के मन में फील नहीं आ रही, मैं फील दिला रहा हूँ। ए वेक्टर ये है, तो अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूँ, डॉट प्रोडक्ट मतलब मैं 2i कैप प्लस 3j कैप को उसी से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो क्या होता है लक्ष्य, आई वाले मल्टीप्लाई होते हैं और जे वाले मल्टीप्लाई होते हैं और ऐड हो जाता है। समझ आ गया? यही होगा डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से। यस सर। लेकिन अगर मैं सिर्फ डायरेक्टली उसका स्क्वायर कर देता, मतलब मैं 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करता, देखो फिर भी 13 आ रहा है क्या? हाँ मतलब अगर मैं ये प्रोडक्ट ना भी करूं और मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऐसे ही जोड़ दूं, जो कि मैं तब से बोले जा रहा हूँ, तो दिस विल बी 13, तो फर्क नहीं पड़ता, आप डॉट प्रोडक्ट लो या स्क्वायर कर दो, सेम आंसर आएगा। अगर क्योंकि क्योंकि इनके बीच का एंगल 0 है, तो वो 1 ही हो जाता है। अब 100% क्लियर है सबको ये प्रॉपर्टीज? यस सर। यस सर। इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकता हूँ। अब ये क्वेश्चन लिखो इसके ऊपर बेस्ड। ठीक है, मैं टाइप कर दे रहा हूँ। देखो, लेट लिखो, लेट ए बी सी, एरो लगा के लिखना क्योंकि वेक्टर है, तो वेक्टर के ऊपर एरो होना चाहिए। लेट ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर भी 3 यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड 1 है, समझ आ गया? यूनिट वेक्टर मतलब उनका लेंथ 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होगा, उनका मॉड 1 होगा। ठीक है, लेट ए बी सी बी 3 यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड स्क्वायर, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर ही करा है मैंने, प्लस ए वेक्टर माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8। ये मुझे दे रखा है, ये मुझे दे रखा है। देन फाइंड आउट, देन ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर प्लस 2c वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। 2 मिनट दे रहा हूं मैं, फिर मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सर मैंने आंसर भेजा है एक बार देख। आंसर तेरा मैं चेक कर लेता हूँ, अभी भी थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो, सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे। a और b और c तीनों यूनिट वेक्टर्स थे, मैंने बता रखा था क्वेश्चन में। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ डॉट प्रोडक्ट लगेगा। ये a स्क्वायर, चाहे तुम नॉर्मल स्क्वायर करो या मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करो, फर्क नहीं पड़ता है स्क्वायर के अंदर, क्योंकि cos 0 होता है, 1 हो जाता है। तो मैंने अभी पीछे एग्जाम्पल लेके समझाया भी था। अब ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 4 हो गया और इधर 8 में से घट के 4 बचेगा। यहाँ -2 a डॉट b एंड -2 a डॉट सी, ये दोनों मेरे बचेंगे। तो मेरा ये यहाँ से लिख सकता हूँ a डॉट बी प्लस a डॉट सी, इसकी वैल्यू -2 होगी। -2 क्यों होगी? क्योंकि तुम यहाँ माइनस जाएगा उधर और 2 से कटेगा। ये इक्वेशन सबको समझ आ गया? ये सबको क्लियर है? लास्ट वाला फिर से समझाओ, लास्ट वाला। ये लास्ट स्टेप वापस समझाऊं? हाँ लास्ट एक। सात्विक, माइनस कॉमन ले सकता हूँ मैं, तो यहाँ प्लस आएगा।
हाँ हाँ। फिर 2 भी कॉमन ले सकता हूँ तो 2 उधर डिवाइड कर अच्छा दूंगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। हाँ सर आई होप हाँ समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये तो मैंने इस गिवन चीज से मैंने ये चीज निकाल ली है। कितने लोगों ने ये निकाल लिया था, एक बार यस लिखना। यहाँ तक किसी ने निकाला था? राहुल का चलो गुड, लक्ष्य वेरी गुड, सेम आया था -2, आदित्य यस गुड, सर। ठीक है, सारांश गुड, राहुल। आर्यन तेरा ये सेम था कि नहीं था -2? नहीं सर, मैं तो कुछ और ही कर रहा था। चलो ठीक है, देखते हैं। अब मुझे इसको खोलना है तो बेसिक ऑब्वियस सी बात है, मैं इसको वही खोलूंगा, a + b का होल स्क्वायर टाइप से खोलूंगा। ठीक है, अब ध्यान से देखना, a² 1 होगा, मैं अब नहीं लिखूंगा सब कुछ। b² है तो 2b² का स्क्वायर 4b² होगा तो मैं 4 लिखूंगा। और एक्स्ट्रा क्या आएगा, 2 × 2 × ab, तो ये 4ab आएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिखा है, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत नहीं। नहीं ना? और इसी तरीके से इसको खोलूंगा तो a का स्क्वायर 1 होगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, 2c का स्क्वायर 4c² होगा, 1 हो जाएगा क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और साथ में आ जाएगा 4 × a × c का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें निकालना है। अब ध्यान से देखो, ये 4 5 5 10 हो गया, और 4 टाइम्स मेरे पास ab + ac बन गया क्या? देखो ध्यान से, बताओ टफ था क्या सवाल? सब कुछ मेरे नजरों के सामने है अब। और ab + ac की वैल्यू मैंने निकाल रखी है -2, यहाँ पे -2 पुट कर दूंगा, 4 2 8, 10 - 1 2। अब बताओ आसान सवाल था कि टफ सवाल? दिखने में बहुत डरावना है। सोचो, कुछ दिखने में तो जो बच्चा नहीं पढ़ा है वो तो ऐसे ही छोड़ देगा। कर क्या ना, हम a² + b² कर रहे हैं। ये जेईई मेंस का सवाल है, हाँ ऑब्वियसली एडवांस का नहीं लिया मैंने वेदांत, मैंने पहले बोला था मैं आईपी मैट लेवल तक जाऊंगा, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें ना नॉन मैथ्स वाले होते हैं, तो इसीलिए। ठीक है, पर ये क्वेश्चन भी सोचो वेदांत, अगर आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने a² + b² ही करा है, बस एक चीज हमने यूज करी है जो कि यूनिट वेक्टर होता है तो उसका स्क्वायर 1 होता है। ये चीज हमें पता थी, उसके बाद तो ये हमें ये निकाल लिया और यही चीज यहाँ पुट करनी थी, क्वेश्चन खत्म। सात्विक अच्छे से क्लियर हो गया? हाँ सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन ही करेंगे, इतना ही, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इतना ही मुझे मेन पढ़ाना था। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, दो वेक्टर दूंगा, उनके बीच का एंगल बताना है। ठीक है, दो वेक्टर दूंगा, उनके बीच का एंगल बताना जल्दी से। तो एक वेक्टर है मेरे पास, a वेक्टर = 3i 3i कैप, हो ना हो तुम कैप को एज्यूम ही करना, कैप बेसिकली डायरेक्शन के लिए बताता है, वेक्टर है। b कैप = 2i कैप प्लस 3j कैप। तो मुझे a और b के बीच का एंगल बताओ जल्दी से, एंगल बिटवीन a एंड b। एंगल बिटवीन a एंड b निकाल दो। दो लोगों का आ गया, वेरी गुड। और जिसने सबसे पहले आंसर दिया वो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड है। एंगल गलत वेदांत। एंगल गलत है, वैल्यू वो होगी, एंगल कुछ और होगा। पीयूष एंगल नहीं है ये, तूने क्या निकाल दिया ये? देखो पीयूष, एंगल के लिए हम क्या करते हैं, पीयूष माइक पे आ जाना। एंगल के लिए हम क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, राइट, और उनके मैग्नीट्यूड से हम लोग डिवाइड करते हैं, ये याद है? ओके ओके, मैंने माइनस तो किया। याद है ना? डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, सेम सेम चीजें मल्टीप्लाई होंगी डॉट प्रोडक्ट में ना, आई वाली चीज मल्टीप्लाई होगी, तो 3 2 6, जे के साथ 2 3 6। तो देखो ऊपर, और के साथ तो इधर कुछ है ही नहीं, तो ऊपर 0 बन गया, नीचे निकालूंगा भी नहीं, 0 आ गया, cos थीटा 0 है मतलब थीटा 90 डिग्री। बताओ ये एग्जाम में अगर सवाल आता और तुम इसको छोड़ते, ये 30 सेकंड का भी सवाल नहीं है, समझ आया सात्विक? हाँ सर। खत्म हो गया सवाल। ठीक है। तो मैंने दे भी दिया। आंसर दे दिया था मैंने ऐसे, ठीक गुड, सबने आंसर दे दिया था वैसे। पीयूष तुझे समझ आ गया? यस सर। ठीक है, तो बस इन्हीं इजी क्वेश्चंस के लिए मैंने चैप्टर पढ़ाया है। इजी क्वेश्चंस आएंगे तो कर लेना, टफ वाले आएंगे तो ऐसे भी कोई नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। इफ इफ मॉड ऑफ ए मतलब समझ आ गया होगा, मॉड ऑफ ए वेक्टर मतलब क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड, मतलब उस लाइन की लेंथ। इफ ए वेक्टर इज 3, इफ बी वेक्टर इज 4, ठीक है, एंड सी वेक्टर इज 5, इनका मैग्नीट्यूड दे रखा है मुझे। फिर सच दैट,
तो इन ये तीनों चीजें मुझे दे रखी हैं और मुझे बोल रखा है कि तीनों वेक्टर का जो सम है ना, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सम इनका 0 है। ठीक है, तो सम इनका दे रखा है। तो निकालो, फाइंड द वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मैंने जो चीज पढ़ाई है उसी के अंदर से है, कॉपी पलट के देख लो चलेगा, लेकिन सॉल्व सब लोग करो, थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया। सबसे पहले ये जो चीज है ना, ये चीज बनती कहाँ पे वो सोचो कि ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताया था, उसमें ये चीज बनी थी, याद है क्या? ठीक है, तो जब मैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इनका होल स्क्वायर करता हूँ तो क्या बनता है? ए वेक्टर का स्क्वायर, बी वेक्टर का स्क्वायर, सी वेक्टर का स्क्वायर, जो कि उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर भी होता है, क्योंकि cos 0 इनके बीच का एंगल 0 होता है सेम सेम वेक्टर के बीच में, तो 1 हो जाता है। प्लस में क्या आता था याद है? प्लस में यही चीज आती है, इस चीज को मैं दोबारा लिख के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको एक्स ले लेता हूँ। ये चीज जो निकालनी है ना, मैंने इसको एक्स ले लिया। समझ आ गया सबको यहाँ तक? हाँ सर। ठीक है, अब ए प्लस बी प्लस सी हमें दे रखा है 0, तो ये चीज 0 हो गई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ से निकलेगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 16 25 50 प्लस 2 टाइम्स एक्स। बताओ एक्स की वैल्यू -25 आ गई। अब बताओ कितना बड़ा सवाल था ये। समझ आया क्या? खत्म हो हाँ गया? सर, आ गया। बस थ्योरम यूज करना था ये वाला और क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और इनको छोड़ोगे तो नुकसान होगा, और करोगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इस क्लास में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए थे, तो उनको पता है कि ये नहीं पढ़ाया जाता है बहुत जगह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। स्क्रीन को मैं खाली कर रहा हूँ या रहने देता हूँ? नेक्स्ट स्क्रीन मैंने खाली बना रखा है। एक और क्वेश्चन लिखते हैं, देखो। इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, इफ ए बी सी, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर एक सेकेंड, म्यूचुअली, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। ठीक है, तीनों यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर जैसे मैंने मेंशन किया, तो उसका मतलब अगर ए स्क्वायर होगा तो 1 हो जाएगा। ये चीज क्लियर है साथ में? हाँ सर। फाइंड मॉड ऑफ, मॉड जैसे लगाया उसका मतलब क्या होता है? मैग्नीट्यूड। मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये भी आसान सवाल होगा, सोचो और करो। तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये वैल्यू निकालनी है तुम्हें। सर बोर्ड्स में 7 मार्क्स का है, मतलब तीनों एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। हाँ 7। अच्छा, थोड़ी देर पहले तूने कुछ टाइप किया था, वही क्वेश्चन था कुछ। हाँ, थोड़ी देर नहीं, बहुत देर पहले, मैं सर्च करता हूँ। परसेंटाइल के कैलकुलेट के मॉक नहीं में वो, एक सेकंड रुक जाओ। एग्जाम में कैसे सोचना किस किस का आंसर आ गया, पहले चेक करने दो। 1 1 1 तीनों गलत है, √3 सही है। देखो, सबसे पहले हमें कैसे सोचना है राहुल इसमें, कि ये निकालना है मुझे। अब ये निकालने के लिए मुझे अभी थोड़ी देर पढ़ा है हमने कि स्क्वायर करना होता है, तो हम स्क्वायर कर देंगे अंधाधुंध। ये समझ आया? ये करा था, स्टार्ट तो करा होगा। यस सर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर का स्क्वायर करें, तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, और ये यूनिट वेक्टर है, तो 1 1 1 आ जाएगा। मैंने लिखा नहीं है, ये बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। और प्लस में क्या आता है? प्लस में 2 टाइम्स दिस इंटू दिस, ये आता है ए डॉट इंटू बी डॉट, दिस इंटू दिस माइनस बी डॉट इंटू सी डॉट, और दिस इंटू दिस, यही आता है ना? यस सर। सोचो, ये चीज क्लियर होगी सबको? अब ध्यान से देखो, ये जो चीज है ये आ गई, प्लस 2 टाइम्स समथिंग आया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? अब एक चीज बताओ, ये तीनों यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर, तो ये तीनों अगर परपेंडिकुलर हैं तो ये 0 होगा क्या? सोचो, ये मेन पॉइंट था इसमें। अब प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि cos 90 आएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा ना, तो a इंटू बी cos 90 आता है, cos थीटा तो परपेंडिकुलर है, तो 90 90 90 उड़ गया 0, तो इसकी वैल्यू 3 आ गई। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर है तो √3। समझ आ गया? बताओ, आसान सवाल नहीं था ये? 1 1 1 क्यों आया आंसर? मुझे समझ नहीं आया। अरे नहीं समझ आया क्या सबको मैंने क्या किया? हाँ तो क्या? फिर
कुछ था ही नहीं इसमें। हुआ अच्छा अभी तक जितने सवाल मैंने किए उसमें कुछ था? नहीं। तो नहीं, कुछ था ही नहीं। देखो इतना आसान टॉपिक है ना, वैसे आसान। अप्रोच नहीं लग क्या बोल रहे हो? उसमें अप्रोच नहीं लग रही। अप्रोच मैं सिखा रहा हूँ ना। अप्रोच में तो तुम देख रहे हो कि 3 चीजें हैं, उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सीधे मैंने जो चीजें पीछे पढ़ाई है, मैंने क्या बोला था, मैं वही चीजें पढ़ा रहा हूँ जो जेई के लेवल की नहीं है, जो तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है तो तुम कर लोगे। टफ वाले आएंगे तो वैसे भी छोड़ना है, क्योंकि नहीं जनरली मतलब रेयरली आएगा। समझ आ रहा है? तो मैंने जो पीछे प्रॉपर्टी लिखी उसी को, तो लिमिटेड प्रॉपर्टी 5-6 लिखी है मैंने, उसमें से एक अप्लाई करना था। 3 चीजें थी, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर सिखाया था ना, उसी को अप्लाई करना था। उसके बाद अपने आप सब दिख जाता है कि ये डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ये क्यों दे रखा है, इस लाइन का यूज होगा ना। समझ आया? हाँ सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें फिर। चलो नहीं सर, अब मैं जा रहा हूँ। इसको जाना जा सकते हो, मुझे वीडियो कंप्लीट करना है, रिकॉर्डिंग देख लेना। थैंक यू सर। ठीक है, देखो फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी, तो ए और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, सच दैट 2a प्लस बी इज इक्वल टू आई प्लस जे। मतलब दो वेक्टर है, हमें वेक्टर की वैल्यू नहीं दे रखी, डायरेक्टली नहीं दे रखी, हमें ये सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो ये हमें दे रखा है रिश्ता, और एक रिश्ता मुझे दे रखा है a प्लस टू बी इज इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप। तो इसको सॉल्व करके तुम्हें ए और बी वेक्टर निकालना है। लीनियर इक्वेशन है बेसिकली, कुछ है नहीं इसमें, मैंने हिंट भी दे दिया है। एंड देन यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ट्राई करो इसको सब लोग। अब दो वेक्टर्स मुझे इनडायरेक्टली गिवन है। इनडायरेक्टली मतलब क्या करना होगा मुझे पीयूष, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, लीनियर इक्वेशन, इसको ना एक काम करो, तुम्हें दिक्कत हो रही है ना, तो इसको x की तरह ट्रीट करो। ये 2x प्लस वाई है और ये x प्लस 2y है। तो लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते थे, एक काम करते हैं, रिप्लेस कर लेते हैं, या फिर हम लोग डबल कर लेते हैं। इसको डबल करेंगे तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। फिर इसको हम लोग घटाते हैं, राइट, तो ये कट जाएगा। समझ आया? ये 2b माइनस 4b आएगा माइनस 3b, और ये माइनस करोगे तो i माइनस 2i होगा माइनस आई, और 1j माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 3j आ जाएगा। समझ आया? तो b वेक्टर की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस आई प्लस 3j अपॉन माइनस 3। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके हम लिखेंगे, साइन बस बदल जाएगा। तो हमारा वेक्टर कैसे निकला, समझ आएगा सबको? सबको समझ आया? ये लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व किया मैंने, बस नई नई चीजें हैं। पीयूष समझ आया कैसे निकाला मैंने ये? ठीक है, अब बी वेक्टर मेरा निकल गया, तो हम क्या करेंगे, बी वेक्टर को पुट करेंगे तो मेरा ए वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर को पुट करेंगे 2a प्लस बी वेक्टर की जगह मैं डाल दूंगा i माइनस 3j अपॉन 3 जो निकाला है, इक्वल टू आई प्लस जे। इसको उधर घटा लेंगे, तो यहीं पे मैं घटा लेता हूँ, माइनस आई माइनस 3j अपॉन 3। सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम लेंगे तो ये देखो, एलसीएम लेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। 3i माइनस आई 2i, 3j, अरे जे तो कट गया, 3j माइनस 3j कट गया, तो 2a की वैल्यू आ गई 2i/3। तो ए वेक्टर हमारा i/3 आ गया। समझ आया क्या? किसी ने सॉल्व किया था? मैच हो रहा है क्या मेरा? मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। आई कैप प्लस जे कैप था, और बी वेक्टर उसमें जाके घटा था। बी वेक्टर बेसिकली हमारा i माइनस 3j अपॉन 3 था। अच्छा सॉरी, गड़बड़। देखो ये माइनस हमने लिया है, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा ना, ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए गड़बड़ हो रहा था। तो एक हमारे पास 3j प्लस 3j 6j/3, हमारे पास एक 2j भी यहाँ पे रहेगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे 2 से कटेगा तो हमारा ये आ गया, मतलब आई वेक्टर क्या आ गया, i प्लस 3j अपॉन 3। ये क्या था, i माइनस 3j अपॉन 3 था। समझ आ गया सबको? बेसिकली मैंने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है। सर आपने अज्यूम कराया ना तो समझ आया। कोई बात नहीं, तुम पहले भी बोलते, मैं धीरे धीरे समझाता, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ आ गया ना। नेक्स्ट, अब मुझे निकालना क्या है, अब मेरे पास वेक्टर्स आ गए हैं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब एंगल निकालना है, ये तो हमने लीनियर इक्वेशन किया, हमने तो वेक्टर अभी तक यूज ही नहीं किया है। अब हमें वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो ए वेक्टर हमारा, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर मल्टीप्लाई जब करते हैं ना, तो वो उसकी वैल्यू होती है उनकी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा, यहाँ से एंगल निकलता है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं पीयूष, ध्यान से देखो। ए वेक्टर हमारा क्या है, आई कैप प्लस, ये ऐसा समझो i/3 है और j कैप है ना, i/3 प्लस j है। तो i का कोफिशिएंट 1/3 है और इसका कोफिशिएंट 1 है, तो मैग्नीट्यूड x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से निकालते हैं, तो 1/3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। समझ आया क्या? और b में देखोगे ना, तो b में क्या है, इसको खोल दो तो 1/3 माइनस j कैप है, तो इसमें 1/3 का स्क्वायर आएगा और -1 का स्क्वायर, तो ये दोनों सेम ही वैल्यू आ गई।
समझ आया, इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं पीयूष, देखो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, तो आई वाली चीजें मल्टीप्लाई होती हैं डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट कितना है 1/3 और यहाँ 1/3, तो 1/9 बन जाएगा। यहाँ पे जे का कोफिशिएंट 1 है या -1 है तो -1 बन जाएगा। समझ आ गया अच्छे से। बस आई वाली मल्टीप्लाई होंगी क्रॉस, जैसे कि मल्टीप्लीकेशन जब चलता है ना तो ऐसा होता है, देखो ये इससे होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है, ये इससे होता है, लेकिन जब आई कैप जे कैप लगा है ना तो आई और जे का प्रोडक्ट 0 होता है, क्योंकि आई इधर होता है और जे इधर होता है, 90 डिग्री होता है, तो सिर्फ हमें आई और जे लेना पड़ता है। समझ आ रहा है, बाकी लोगों को भी अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आएगा, दिस इज व्हाट, मैंने समझाने के चक्कर में कुछ ज्यादा डीप तो नहीं चला गया कुछ गड़बड़ हो गई हो, तो दिस इज बेसिकली 1/9 प्लस 1 इज 10/9, और रूट रूट मल्टीप्लाई होके वो रूट हट जाएगा, 10/9 इंटू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या आ रहा है -8/9 आ रहा है, ठीक है। मुझे एक बार वेरीफाई करने तो, कहीं हल्की सी ज्यादा समझाने के चक्कर में ना यहाँ पे गलती हुई है कुछ। ये इसका कोफिशिएंट है डी का 1/3 और माइनस, ये -1 है यहाँ पे। सही है क्या मेरा आंसर, यही आएगा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ रही है -4/5 आ रही है, मतलब ये आंसर आ गया मेरा। ऑब्ट्यूज एंगल आ रहा है मेरा, सेम आ रहा है क्या बताओ, किसी ने सॉल्व किया था, किसी ने सॉल्व किया था क्या? यस सर सही आ रहा है। हेलो। हाँ सही, सेम आया था, हाँ हाँ। ठीक है। चलो तो -4/5 मतलब क्या हुआ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जो है ना नेगेटिव, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल होता है, क्योंकि ट्यूज जब हमने स्कूल में पढ़ते हैं ना तो cos 90 तक ही पढ़ते हैं, ठीक है। cos अगर इधर चला जाता है ना तो नेगेटिव होता है, क्योंकि इस क्वाड्रेंट, ये जो क्वाड्रेंट होता है ना सेकंड क्वाड्रेंट बोलते हैं इसमें, इसमें बेस देखो -x हो जाता है, और cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ये तो पढ़ा होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस नेगेटिव हो जाता है ना, इससे cos थीटा इधर नेगेटिव होता है, मतलब अगर मैं ये एंगल लेता हूँ ना तो ये एंगल ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं इसको, और cos थीटा ऑब्ट्यूज एंगल का जैसे cos ऑफ 120 वो नेगेटिव वैल्यू होती है, और वैल्यू जो होता है वो ट्रिगोनोमेट्री में सिखाऊंगा कैसे निकालते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, चलो मेरे हिसाब से आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करना है कि नहीं करना, तुम लोग बताओ, जो लोग क्लास में हो उन्हीं से मैं बात कर रहा हूँ, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बस इतना कर लो, वेक्टर प्रोडक्ट, एक सेकंड यार, क्रॉस प्रोडक्ट मैं नहीं कराऊंगा, टेंशन मत, देखो इतना ही कर लो बहुत है। फाइंड द यूनिट वेक्टर, क्वेश्चन लिख लो, मैं ही सॉल्व कर देता हूँ एक काम, फाइंड द यूनिट वेक्टर, find the unit vector perpendicular to each of the vectors I cap minus 2j cap plus k cap and 2I cap plus j cap minus 3k cap। तो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है यूनिट वेक्टर जो कि इन दोनों से परपेंडिकुलर हो। तो एग्जाम में मेरे पास अगर ऑप्शन हुए, ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन होंगे, क्योंकि एग्जाम में हम इनपुट आई जे के नहीं कर सकते, राइट। एग्जाम में इनपुट जो होता है ना, जिनमें ऑप्शंस नहीं होते उनमें इनपुट में जनरली नंबर्स ही डलते हैं, तो ये ऑप्शन के साथ ही आएगा क्वेश्चन, ये समझ आया। तो ऑप्शन के साथ आएगा तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सोचो, कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आएगा, सोचो राहुल समझ आया, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का प्रोडक्ट 0 आता है क्योंकि cos 90 होगा, तो मैं ऑप्शन को ना इसके साथ क्रॉस करूंगा तो 0 आना चाहिए, और इसके साथ भी 0 आना चाहिए, ऑप्शन पे टिक लगा दूंगा। ये ट्रिक सबको समझ आया, जो बिना बिना सॉल्व करे ट्रिक ऑप्शन को यूज कर लूंगा मैं, प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं समझ आ गया, आई का चीज जोड़े, मान लो आंसर हमारा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर मैं बताता हूँ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा ट्रिक कैसे यूज करूंगा, फिर मैं सॉल्व भी करूंगा। इसका आंसर है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट, ये इसका आंसर है। अब ध्यान से देखो, ऑप्शन में मान लो ये ऑप्शन नंबर ए है सपोज करो, तो मैं इसको वेरीफाई कैसे करता हूँ, देखो पीयूष ये आंसर मैंने ले लिया, मैं वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ। तो ये ध्यान से देखो, तो इसमें आई का कोफिशिएंट 1 है, ले लो 1/√3 है, वैसे √3 को साइड कर लेते हैं, 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, ये समझ आ गया, ये समझ आ गया, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना पीयूष, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब कि इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा। परपेंडिकुलर वेक्टर्स मतलब क्या होता है, अगर वेक्टर परपेंडिकुलर है ना तो वो दोनों ऐसा होना चाहिए, उनका cos 90 0 होता है ना, तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, ये समझ आया।
ठीक है, तो देखो i इंटू आई, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 1 इंटू -2 हो गया, 1 इंटू 1 1 हो गया, सम 0 आ गया क्या? 0 आ गया, मतलब ये दोनों तो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, -3 इंटू 1 -3, ये भी 0 आ गया क्या? तो दोनों परपेंडिकुलर है, मैंने ऑप्शन में टिक लगा दिया, क्वेश्चन खत्म, मैं पूरा सॉल्व भी नहीं करूंगा। ये हो गया एग्जाम में करने का तरीका, सबको समझ आया? मैं बहुत बार ये सब चीजें करता हूँ, ऑप्शन यूज कर लेता हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं करता। सारांश समझ आया? हाँ सर आ गया। अब मैं प्रॉपर मेथड बता देता हूँ। देखो प्रॉपर मेथड क्या है, हम लोग मान लेंगे वेक्टर जो कि हमें निकालना है, ABC वेक्टर मानते हैं। देखो तो ए वेक्टर जो हमारा जो निकालना है ना, उसको हमने मान लिया ए वेक्टर प्लस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ये वेक्टर मैंने मान लिया है। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, मतलब a इंटू 1 b इंटू -2 जो हमने करा है, c इंटू 1, ये 0 होना चाहिए, समझ आया? 2 इंटू a, 1 इंटू b और -3 इंटू सी, ये भी 0 होना चाहिए। ये सबको समझ आ गया? ये क्लियर है सबको? यस सर। ये चीज तो क्लियर होगी मेरे हिसाब से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, क्योंकि 2 इक्वेशन और 3 वेरिएबल है, सॉल्व कैसे करेंगे सोचो। कोई सोच के बताओ मुझे, अब काम आ गया, वेक्टर का यूज खत्म हो चुका है, अब ये सवाल है इक्वेशन सॉल्व करने का। कोई मुझे बता सकता है इसको कैसे सॉल्व करूंगा? चलो मैं बताता हूँ। मैं पहले क्वेश्चन से लिख सकता हूँ a इज इक्वल टू 2b माइनस सी, यस और नो? a इक्वल टू 2b माइनस सी लिख सकता हूँ, एंड दूसरे क्वेश्चन से मैं लिख सकता हूँ 2a इज इक्वल टू 3c माइनस b, ये लिख सकता हूँ। सोचो, इक्वेट कर देंगे। फिर इनको मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो इससे कुछ फायदा होगा, देखते हैं, मुझे नहीं पता। तो दिस इज 2b बी माइनस और सी एक दूसरे के टर्म में आ गए। सी का रिश्ता निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो 3c माइनस बी इज इक्वल टू 4b माइनस 2c, है ना, b इंटू सी। यहाँ से 5c इज इक्वल टू 5b आ रहा है, तो b और c तो इक्वल आ गए। अगर b और c इक्वल है तो हम एक काम करते हैं, इसमें b और c को इक्वल डाल देते हैं, तो a माइनस 2b और c की जगह पे मैं b डाल देता हूँ, इक्वल टू 0। a और b भी इक्वल आ गए, मतलब तीनों इक्वल है। ये समझ आ गया सबको? ये तो क्लियर है ना? ये समझ आ गया, तीनों इक्वल सर आ ये गए। लास्ट में क्या किया, वापस रिपीट करना। लास्ट में मैंने क्या किया, ये समझ आ गया था तुझे? हाँ ये आ गया समझ। तो भाई b को यहाँ b को b डाल दिया, c को भी b डाल दिया, तो -2b प्लस b माइनस b हो गया, उधर जाके a और b इक्वल हो गए। हाँ ठीक है, आ गया। चलो, तो मेरा वेक्टर अब तीनों इक्वल है, तो और यूनिट वेक्टर है, समझ आया? तो तीनों वन ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। मैं 1 1 1, और यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। ये √3 से क्यों डिवाइड किया है मैं वो बता, ध्यान से सोचो, ध्यान से सुनना। अगर मैं वेक्टर, मैंने माना कि तीनों इक्वल है, तो अगर मैं तीनों को इक्वल ले लूं, आई प्लस जे प्लस के, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो यूनिट वेक्टर नहीं है। ये आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये यूनिट वेक्टर क्यों नहीं है? क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, और मैग्नीट्यूड पीयूष निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर से, मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था। तो यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √3 आ रहा है, तो 1 करने के लिए मैंने √3 से डिवाइड किया ताकि 1 आ जाए। अब समझ आया सबको? तो यूनिट वेक्टर 1 1 1 लेते हो तो बाई √3 आता है, समझ आया? जैसे आई कैप प्लस जे कैप एक यूनिट वेक्टर नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड करोगे तो √2 आएगा, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए ऐसे करें। अब समझ आया सबको? आई होप आ गया होगा। मतलब यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, आई कैप प्लस जे कैप है ना, तो इनका दोनों का 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर डिवाइड करो, तो ऐसे आता है। समझ आया? नहीं समझ आया? भाई मुझे मैग्नीट्यूड तो 1 करना है ना, तो अगर मैं 1 प्लस 1 प्लस 1 लेता तो √3 आ रहा है, तो √3 से डिवाइड कर दिया तो वो 1 बन जाएगा, खत्म। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए ना, बताया तो था, नहीं यस समझ? सर। तो 1 बनाने के लिए मैंने √3 से डिवाइड कर दिया। कितने लोगों को नहीं आया, एक बार चैट में लिखना। राहुल को नहीं आया, ठीक है। राहुल ABC बराबर है, ये समझ आ गया? यस सर। ठीक है, अब ध्यान से देख। तो मेरा वेक्टर ऐसा कुछ होगा, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ऐसा कुछ होगा। यस सर। अब इस चीज का मैग्नीट्यूड कितना होता है? मैग्नीट्यूड मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, ओके ठीक है। होता है कि नहीं होता?
और यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। समझ आया? ठीक है। वन करने के लिए अब तुम ध्यान से सोचो। तो मैंने मान लिया कि वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, मतलब तीनों का कोफिशिएंट 1 1 इक्वल है ना, तीनों इक्वल है, तो 1 1 1 मान लो, 2 2 2 मान लो, फर्क नहीं पड़ता। मैंने 1 1 1 मान लिया। तो ये अभी ये यूनिट वेक्टर है क्या? अभी ये यूनिट वेक्टर है क्या? इसका मैग्नीट्यूड √3 नहीं है? तो इसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए मैंने क्या किया, √3 से डिवाइड कर लिया। तो √3 से डिवाइड करने से क्या फायदा होगा, इसका मैग्नीट्यूड अब कितना आएगा, 1 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और अपॉन में √3 रहेगा ही। अब ये बना जाएगा, अब ये यूनिट वेक्टर बन गया। अब समझ आया? क्यों समझ आया तुझे? जैसे मान लो कोई वेक्टर है, जैसे मान लो कोई वेक्टर है, मुझे दे रखा है, सेकंड, मुझे दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब ये कोई यूनिट वेक्टर है क्या? सोचो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, बताओ मुझे, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस लाइन की लेंथ कितनी होगी, रूट ऑफ 15। 14। तो यूनिट वेक्टर अभी ये नहीं है, अब अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, खत्म। अब बन गया यूनिट वेक्टर। अब समझ आ गया? वही तो करना है भाई मुझे, यूनिट वेक्टर। आई होप आ गया होगा। ठीक है, आई होप ये बेसिक क्लियर हो गया। इससे अगर ऐसे सवाल आएंगे, तुम कायदे से सोचोगे तो बहुत आसान चैप्टर है ये। और ये मिसलेनियस टॉपिक्स में आता है, मतलब रेयरली पूछते हैं, पर पूछेंगे तो तुम सोचो कितना आसान टॉपिक है। ठीक है, तो अगर नहीं भी समझ आया है तो दिल पे मत लेना ज्यादा, क्योंकि ये पूरा सिलेबस हो जाए तब लास्ट में करते हैं वैसे। ठीक है, कुछ बच्चों का एग्जाम था तो मैंने अभी कराया था। ठीक है पीयूष, तो दिल पे मत लेना इस चैप्टर को। ठीक है, वैसे आ गया होगा समझ, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, पहली बार पढ़ते हैं तो लगता है, वापस देखोगे ना रिकॉर्डिंग तो आ जाए। ठीक है, बाय।